दोस्तों कहते हैं अगर आप शेर का शिकार करने निकले हैं तो जाल मजबूत होनी चाहिए, और अगर जाल ही पुराना हो या उसमें छेद हो तो शेर तो छोड़िए, चूहा भी निकल भागता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 दिसंबर को कुछ ऐसा ही हुआ। केंद्र सरकार की सबसे चहेती और विपक्ष की सबसे बड़ी दुश्मन माने जाने वाली एजेंसी यानी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोर्ट के दरवाजे से बैरक लौटना पड़ा। मामला था देश का सबसे हाई प्रोफाइल केस नेशनल हेराल्ड। अब आप नेशनल हेराल्ड के बारे में तो मुझे लगता है गांधी परिवार के आरोपी और उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप विगत काफी दिनों से देख रहे हैं, और लगातार कोर्ट के चक्कर से लेकर के सारी बातें आपके सामने चर्चा में रही हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मीडिया में हेडलाइंस थी कि अब चार्जशीट दाखिल होगी, अब गिरफ्तारी होगी, अब लोगों में हल्ला मचेगा। लेकिन क्या हुआ वही जिसका डर सरकारी महकमों को अक्सर रहता है। कानून की एक ऐसी तकनीकी पेच ने ईडी की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आज उसी नेशनल हेराल्ड केस की जिसने पिछले 10 सालों से भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचा रखा था, या ये कहीं कि मुख्य विपक्षी दल के मुख्य नेता पर आरोप भी थे, और आरोप का कितना राजनीतिकरण हुआ है हम आप सब लोग जानते हैं। आज उस फैसले की जिसे कांग्रेस सत्यमेव जयते बता रही है और बीजेपी कह रही कि ये बस इंटरवल है, पिक्चर भी बाकी है। दोस्तों क्या वाकई ईडी के पास गांधी परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, या फिर प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक हो गई जज साहब को कहना पड़ा सॉरी बॉस, ये केस तो बनता ही नहीं। ये पूरी कहानी क्या है, कोर्ट में ईडी को फटकार क्यों लगाई, और क्या अब राहुल और सोनिया गांधी पूरी तरह से बेदाग हो गए हैं? चलिए सियासत की इस उलझे हुए धागे को सुलझाते हैं। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सबसे पहले तो जरा तारीखों पर गौर कीजिए। साल था 2012। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और अपनी ही पार्टी के लिए कभी कभी मुसीबत बन जाने वाले कौन, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, और वो भी 50 लाख रुपए देकर। जबकि आप सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में जानते होंगे कि राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और इधर तो बहुत ज्यादा मेहरबान है मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, योगी के बारे में, और ऊट पटांग बयान लगातार देते रहते हैं। ऊट पटांग में तो इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके के भड़काऊ बयान वो देते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई सरकार या विपक्ष कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता, कानून चलता है प्रक्रियाओं से। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने जो फैसला सुनाया उसने ईडी की कार्रवाई पर ही सवालिया निशान उठा दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी इस पर सुनवाई हो ही नहीं सकती। केस चलने के बाद ईडी की रिपोर्ट्स पर अगर कोर्ट का इस तरीके बयान हो तो ये कहां क्या चूक रह गई सरकारी एजेंसियों से, क्यों? वजह बड़ी दिलचस्प है। इसे समझने के लिए आपको कानून की थोड़ी सी एबीसीडी समझनी होगी। पीएमएलए यानी प्राइवेट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस कानून के तहत ईडी तब तक जांच शुरू नहीं कर सकती जब तक कि कोई भी प्रेडिकेट ऑफिस ना हो। आसान भाषा में समझे तो मनी लॉन्ड्रिंग के मतलब ये है काले धन को सफेद करना। लेकिन भाई साहब पहले ये तो साबित हो कि वो धन काला है, या यानी पहले से चोरी डकैती घूसखोरी या धोखाधड़ी का केस दर्ज होना चाहिए, जिसे पुलिस या सीबीआई ने एफआईआर के तौर पर लिखा है। वो इसे कहते हैं शेड्यूल्ड ऑफिस या प्रेडिकेट ऑफिस। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत की थी तो वो कोर्ट में की गई एक निजी शिकायत थी, कोई पुलिस एफआईआर नहीं थी। 2014 से लेकर 2021 तक यानी पूरे 7 साल ईडी और सीबीआई दोनों ये मानते रहे कि भाई इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफिस बनता ही नहीं। दोनों एजेंसियों में, जिसे कोर्ट ने ज्वाइंट कंसेशन यानी आपसी सहमति कहा, यह तय था कि बिना एफआईआर के हम हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन फिर आता है जून 2021 का महीना, अचानक हवा बदलती है, ईडी की नींद टूटती है और वो एक एफआईआर दर्ज कर लेती है। कोर्ट ने यही पूछा कि जनाब 7 साल तक तो आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी नई एफआईआर के आपने जांच शुरू कर दी? जज साहब ने साफ कहा कि ईडी ने प्रक्रिया को उल्टा कर दिया। सबसे पहले अपराध साबित होना चाहिए, फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी चाहिए। लेकिन जरा इस फैसले के सियासी मायनों को समझिए। जैसे कोर्ट का फैसला आया, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मानो दिवाली बन गई। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया। फैसला आने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है। और आज
वो ये समझ के राजीनामा देना चाहिए। ऐसे जनता को सताने का काम वो नहीं करना चाहिए। भविष्य में उनको ये मालूम होगा कि ऐसे चीज़ें हम अगर करेंगे लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये उनकी बेइज्जती होगी। उनका कहना है कि ये फैसला उनके गाल पर एक तमाचा है। खड़गे साहब कहते हैं कि सरकार पिछले कई सालों सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया। कांग्रेस के वकीलों की फौज जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज शामिल, उन्होंने इस टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ एब्यूज ऑफ पावर इसे कहा, यानी सत्ता के दुरुपयोग का सबसे सटीक उदाहरण। उन्होंने कहा कि जब कोई एफआईआर ही नहीं थी तो ईडी ने सोनिया गांधी से घंटों, राहुल गांधी से 50-50 घंटे पूछताछ इस केस में किस आधार पर की। आपको याद होगा वो मंजर जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाते थे और पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आती थी। राहुल गांधी ने खुद एक रैली में कहा कि ईडी के अफसर मुझसे 55 घंटे पूछताछ करते रहे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। आपने ये जुमला या ये भाफड़ सुना होगा रैलियों में। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईडी वाकई कलर ब्लाइंड हो गई है? जैसा कि सिंघवी ने तंज कसा, उनका कहना है कि अगर कानून अंधा होता है तो ईडी कलर ब्लाइंड है, उसे सिर्फ विपक्ष का रंग दिखाई देता है। सत्ता पक्ष के वॉशिंग मशीन में धुले हुए नेताओं पर ईडी की नजर क्यों नहीं जाती? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों। पिक्चर में अभी ट्विस्ट बाकी है। कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने अब एक एफआईआर दर्ज कर ली है और कोर्ट ने यह भी माना है कि एजेंसियां आपस में जानकारी साझा कर रही हैं। इसका मतलब है कि गांधी परिवार को फौरी राहत जरूर मिली है। तकनीकी आधार पर वो एक बड़ी मुसीबत से बच गए, लेकिन तलवार अभी लटकी हुई है। इसीलिए भाजपा का कहना है कि मेरिट पर फैसला नहीं है, ये सिर्फ तकनीकी खामी थी जिसे सुधार लिया जाएगा। ईडी अब नई एफआईआर के आधार पर दोबारा चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अब जरा कैमरे का एंगल थोड़ा चेंज या थोड़ा चौड़ा करते हैं, इसे सिर्फ नेशनल हेराल्ड तक सीमित मत रखिए। पिछले कुछ सालों में ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ये वही ईडी है जिसके पूर्व डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया था। कोर्ट को कहना पड़ा था कि क्या इस देश में कोई और काबिल अफसर नहीं है? ये वही एजेंसी जिसने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में या तमिलनाडु के मामले में ऐसी ही फजीहत झेली है। हेमंत सोरेन को चुनाव से ठीक पहले अंदर कर दिया जाता है, लेकिन बाद में हाईकोर्ट कहता है कि उनके खिलाफ तो ठोस मामला ही नहीं बनता। तो सवाल यह है कि अब क्या जो विपक्ष कह रहा वो सही है या ईडी बार बार फेल क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ एक परसेप्शन गेम है? क्या मकसद सजा दिलाना नहीं है बल्कि सिर्फ प्रोसेस इज द पनिशमेंट यानी प्रक्रिया में उलझाकर सजा देना है? चंडीगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के बाद जमकर प्रदर्शन किया। एचएस लक्की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े नेता सड़क पर उतरे। उनका कहना है कि बीजेपी ने झूठ का जो महल खड़ा किया था आज वो ढह गया। कांग्रेस अब इसे अपनी जीत के तौर पर बनाने की कोशिश कर रही, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके शीर्ष के नेता जब इस तरह की कार्रवाई में 50-50 घंटे पूछताछ में और भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर बयानबाजी करके इसके बीच में कई चुनाव भी हो जहां इन सब चीजों को देखना पड़ा। ये सिर्फ एक लीगल जीत नहीं है बल्कि एक मोरल बूस्टर भी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बीजेपी इतनी आसानी से हार तो मानती नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी जो इस केस के आर्किटेक्ट हैं वो शांत बैठने वाले नहीं है। सूत्रों का कहना है कि वो इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं या फिर दिल्ली पुलिस की नई एफआईआर के आधार पर नया केस बना सकते हैं। यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए राहत तो नहीं है, या राहत है तो पर विश्राम नहीं है। एक और दिलचस्प पहलू है इस केस का, 2000 करोड़ की संपत्ति, यंग इंडिया कंपनी, 50 लाख का लोन, ये सब आंकड़े आम आदमी के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन जो बात समझ में आती है वो ये है कि कानून का डंडा जब चलता है तो वह नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है, लेकिन जब वही डंडा चलाने वाला हाथ डगमगाने लगे तो प्रक्रिया में खोट निगलने लगती है। तो सवाल सिस्टम पर उठते हैं। लोग अब सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अडानी समूह के खिलाफ जब हिडन वर्क की रिपोर्ट आई या जब विपक्ष ने सेबी और ईडी को सबूत सौंपे तो जांच की रफ्तार कछुए से भी धीमी क्यों थी? और यहां जहां 7 साल तक एजेंसियों को कुछ मिला नहीं, वहां अचानक चीते की फुर्ती कहां से आ गई? क्या एजेंसियों की फुर्ती सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है? आज की स्थिति यह है कि कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप एजेंसी हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कानून से ऊपर हैं। आप किसी प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत को
उठाकर सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बना सकते जब तक कि पुलिस या सीबीआई ने पहले अपना काम न किया हो। ये फैसला आने वाले दिनों में न सिर्फ नेशनल हेराल्ड बल्कि ईडी के कई और पेंडिंग केसों के लिए नजीर बन सकता है। खैर, सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है। आज कांग्रेस जश्न मना रही है, कल हो सकता है ईडी की नया सामान लेकर दरवाजे पर खड़ी हो। लेकिन एक बात तो तय है कि इस फैसले ने विपक्ष को एक ऑक्सीजन दी, जो सरकार को लेकर के लगातार ये कहते थे कि ईडी, सीबीआई या सारी जांच एजेंसियां वो सरकार के लिए काम करती हैं, सरकार के इशारे पे काम करती हैं, जिसकी उससे सख्त जरूरत थी। अब कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी करेगी। वो कहेंगे कि देखो, कोर्ट ने भी मान लिया कि पॉलिटिकल वेंडेटा था, अब गेंद सरकार और ईडी के पाले में है। क्या वो अपनी गलती सुधारेंगे या दिल्ली पुलिस को एफआईआर इस केस में नई जान फूंक पाएगी, या फिर 2012 से चल रहा ये जिन अब बोतल में बंद हो जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या वाकई एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी हथियार की तरह हो रहा, या फिर दाल में सचमुच कुछ काला है जिसे कोर्ट की तकनीकी पेच ने फिलहाल ढक दिया है? अपनी राय हमें बॉक्स के कमेंट में जरूर दें। और मित्र, एक बात कहना चाहूंगा, विगत कम समय आपने यूनाइटेड भारत परिवार को बहुत प्यार दिया है, लगातार शेयर करके, लगातार लाइक करके, तो आप इस पर बने रहें, क्योंकि आपको करंट खबरों की समीक्षा नियमित रूप से यूनाइटेड भारत की इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। धन्यवाद।